गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से होंगे और ज़ोर शोर से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज मैं लेके आया हूँ पार्ट 2, जिसमें सवाल नंबर 11 से 20 तक होंगे ईवीएस के। ये ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हैं जो कि एनसीईआरटी पर बेस्ड हैं और पिछले कई सालों के सीटेट पेपर में आए हुए सवाल इसमें हैं। इन सभी को मैंने अच्छे तरीके से आसान शब्दों में एक्सप्लेन किया है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं आज के क्या क्या सवाल हैं। तो जैसा मैंने बताया कि आज पार्ट 2 है और पार्ट 2 का मतलब है इसमें 11 से 20 सवाल होंगे इसमें जो है, और इसमें एनसीईआरटी और पिछली परीक्षा के प्रश्न हैं और इनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है हम लोगों का? तो इसमें एक ये ब्रेड का टुकड़ा है, डबल रोटी या ब्रेड जिसको हम बोलते हैं, उसका ये टुकड़ा है। इस ब्रेड के टुकड़े को दिखाया गया है कि इसमें फंगस लग गई है, इसमें फफूंदी लग गई है, मतलब ये एक्सपायर हो गया है, पुराना होगा तो करीब 1 हफ्ता पुराना हो गया होगा, तो इसमें जो है फंगस लग गई है। देखते हैं, देखिए यहाँ पर फंगस लगी हुई है पूरी की पूरी जो है, ये पूरा का पूरा, इसको फंगस या फफूंदी भी बोलते हैं। फंगस या फफूद ये भी बोलते हैं इसमें जो है। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके ऊपर एक कहानी है ये कि बीजी, बीजी का मतलब मदर, उन्होंने ब्रेड को लौटा दिया। ब्रेड लेने गई थी, दुकान पर काफ़ी भीड़ थी। जल्दी में दुकानदार ने ब्रेड का एक पैकेट दिया, पर बीजी ने पैकेट देखकर उसे लौटा दिया। आप समझ सकते हैं पैकेट क्यों लौटाया होगा? पैकेट क्यों लौटाया गया होगा? पैकेट लौटाया गया होगा 2-3 वजह से। एक तो उसमें उन्होंने देखा होगा कि एक्सपायर हो गया है। अगर आज तारीख है, मान लीजिए 8 तारीख है, और ब्रेड की एक्सपायरी की डेट 7 तारीख या इवन 8 तारीख भी है, तो कई बार नहीं लेते हैं, तो 7 तारीख में एक्सपायर हो गई तो उसको नहीं खाना चाहिए। दूध का पैकेट है, अगर वो एक्सपायर हो गया तो नहीं खाना चाहिए। तो हर एक पैकिंग पर कुछ ना कुछ लिखा होता है। क्या क्या लिखा होता है? उसमें जो वस्तु है, वस्तु का नाम लिखा होता है, वस्तु का वजन लिखा होता है या क्वांटिटी लिखी होती है, उसका मूल्य लिखा होता है, कब बनाई गई है, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है, और लिखी होती है एक्सपायरी डेट की, कब तक अच्छी है, खाने लायक है, बेस्ट बिफोर डेट जिसको बोलते हैं। तो इस वजह से ही उनकी मदर ने जो है वो ब्रेड का पैकेट लौटा दिया होगा, क्योंकि वो एक्सपायर हो चुका होगा। अब इसमें खाने की 2-3 चीज़ों के पैकेट को आप देखिए, और पैकेट पे दी गई जानकारी से हमें क्या क्या पता लगता है। और जब तुम बाजार से कोई सामान खरीदते हो तो पैकेट पर क्या क्या जानकारी देखते हो, तो आपको देखना चाहिए भाई ये सामान क्या है, कौन सी वस्तु का नाम पहले तो देख लीजिए। ठीक है, ये वस्तु क्या है। दूसरा, क्वांटिटी कितनी है, कितना वजन कितना है। तीसरा भाई, पैसा कितना है या दाम। चौथा, मैन्युफैक्चरिंग डेट, कब बनी, मतलब कब बनी है। और पांचवा, एक्सपायरी डेट, कब, बेस्ट बिफोर जिसको बोलते हैं कि कब तक आप इसको खा सकते हैं, बेस्ट बिफोर डेट। और भी इसमें कहाँ बनी है, जैसे मेड इन इंडिया या मेड इन से दिल्ली, दिल्ली के किसी प्लांट में बनी हुई है। तो इस तरीके की जानकारी इसमें जो है होती है, और हमें जब भी सामान खरीदना चाहिए तो ये सब जानकारी उसमें भली भांति देख लेनी चाहिए, नहीं तो कई बार जल्दी में एक्सपायर चीज़ें जो है दुकानदार हमको दे देता है। अब देखते हैं आगे सवाल क्या है। सवाल ये है, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व
सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। क्यों? जब हम अचार बनाते हैं, आपने देखा होगा, जब हम अचार बनाते हैं तो जो कांच की जो शीशी होती है या मृतमान होता है, उसको हम अच्छी तरह से धो पोंछ के सुखा लेते हैं। ये इसलिए किया जाता है जिससे कि उसमें नमी ना रहे, उसमें मॉइस्चर ना रहे, उसमें पानी वगैरह ना रहे। एक ही चीज़ है, पानी, मॉइस्चर, नमी। तो सुखा धूप में सुखा लेते हैं तो उसमें मॉइस्चर नहीं रहता है। नहीं तो क्या होता है, जैसे आम का अचार आप डाल रहे हो और आम का वो सूखा नहीं है तो उसमें मॉइस्चर चला जाएगा और इसमें फंगस लग जाएगी। जैसे कि ब्रेड में फंगस थी अभी, इस तरीके की आपकी जो है अचार में फंगस लगने की जो है संभावना है, फफूंद लग जाएगी। तो इसीलिए किया जाता है। तो इसमें देखिए, उसमें तापमान में वृद्धि करने के लिए नहीं, तापमान में उसमें से धूल को हटाने के लिए नहीं, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए नहीं, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो देखिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए तो बिल्कुल नहीं। तापमान में वृद्धि, इससे कोई फायदा नहीं होगा। धूल धूल तो पोंछ के हटाते हैं, धो के भी हटाते हैं, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। तो नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, तो नमी हटाने के लिए तो इसका आंसर हो गया। ये उसी संदर्भ में दिया गया है जैसे हमने पूरा पहली जो देखा कि ब्रेड में फंगस लग गई है और जो मदर हैं उन्होंने सामान खरीदा तो उन्होंने ब्रेड को लौटा दिया। अब हमारा अगला सवाल, अगला सवाल आपने देखा होगा कि हम कई सब्जियों को, आम को जैसे हो गया, इसके अलावा और भी चीज़ों को प्रिजर्व करके रखते हैं, मटर को प्रिजर्व करके रखते हैं। तो इसको क्या क्या साधन है, तो उसी के ऊपर जो है हमारा अगला सवाल है। खाद्य संरक्षण मतलब चीज़ों को सुखा के या उसको बॉईल करके या उसको डिसइंफेक्ट करके कैसे उसको जो है संभाल के मतलब संरक्षण किया जाता है। तो देखिए, समझते हैं, एक दूध पनीर लिखा है, सेव जैम। इसका कहने का मतलब है कि जैसे सेव है, सेव को हम जैम जैम बना के जो है रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, गुड। आलू के चिप्स बना के रख सकते हैं सुखा के, कच्चा आम का अचार बना के रख सकते हैं। तो कौन सा जोड़ा सही है? दूध का अगर पनीर बना के रखेंगे, ये वाला दूध का पनीर बनाएंगे, जैसे दूध है आपके पास और इसका आपने बना लिया पनीर, तो पनीर भी अगर दूध एक दिन चलता है तो पनीर 3-4 दिन चलेगा या 2-3 दिन चलेगा। तो ये वाला जोड़ा सही नहीं है। दूध को पनीर के रूप में संरक्षित करना कोई दिमाग वाला काम नहीं है, खराब हो जाएगा जो है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। तो इसका आंसर हो गया, एक हो गया इसका आंसर जो है नंबर 1। अब अगला सवाल देखते हैं, क्या है अगला सवाल। अगला सवाल है, रीना आम पसंद करती है और इसे जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। आम आप जानते ही हैं कि जो है गर्मियों में, आजकल के सीज़न में जून जुलाई में, जून में ही आता है। तो आम को कैसे प्रिजर्व करो, तो आम का अचार बना के प्रिजर्व कर सकते हैं। देखिए, आम को प्रिजर्व करना है तो आम को अगर खट्टा करना है तो आम की खटाई बना दीजिए, आम का अचार बना दीजिए या आम का आम पापड़ बना दीजिए, मुरब्बा भी बनाते हैं कोई लोग। तो इस तरीके से कई हमारे पास रास्ते हैं जिससे आम को प्रिजर्व किया जा सकता है। तो अब देखते हैं इसमें क्या करना है, कौन सा तरीका है। जूस तैयार करके, जूस नॉर्मली ठीक नहीं है, फिर भी देखते हैं। प्लास्टिक के थैले में रखना, ये तो ठीक नहीं है। रेफ्रिजरेटर में बहुत दिन नहीं चल पाएगा, 6-7 महीने। अचार का आम पापड़ ये ज़्यादा दिन चल सकता है, ये ज़्यादा सही है। जूस तैयार करना ये भी सही नहीं है, क्योंकि हम घर पर जूस तैयार करके उसको जो है संरक्षण नहीं कर सकते हैं। तो नंबर 4 जो है सही है। अब चलते हैं हम अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है मिर्च के बारे में। हमारे देश में लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन बनाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाए कौन? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मिर्च कोई भारत में नहीं उगती थी, ये दक्षिण अमेरिका में उगती थी। तो वहाँ से जब व्यापारी यहाँ पर आए तो वो मिर्च के पौधे लेके आए या मिर्च लेके आए, और यहाँ के लोगों ने जब अपने खाने में इसको डाला तो उन्हें बड़ा टेस्ट इसका अच्छा लगा और खाने का स्वाद काफ़ी बदल गया। तो देखते हैं मिर्च के बारे में क्या पूछ रहा है ये। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी कौन थे? क्या ऑस्ट्रेलिया से आए थे? नहीं नहीं, ये आए थे, पोर्चुगल थे।
और ये दक्षिण अमेरिका से आए थे। दक्षिण अमेरिका के पुर्तगाली कहते हैं इनको, पुर्तगाल के लोग आए थे और ये करीब 15वीं शताब्दी में आए थे। 15वीं शताब्दी में। तो 15वीं शताब्दी में आके इन्होंने जो है, तब मतलब इसका मतलब 1500 से पहले मिर्च, हमारे भारत में मिर्च नहीं होती थी 1500 से पहले। तो 1500 के बाद जाके जो है ये वाली मिर्च हुई है। अब देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। तो इसका उत्तर हो गया सी। अगला सवाल भी इसी तरीके का है। ये है, इस पौधे में पत्तियां हैं। देखिए ये पौधा है, इसको पहचानते हैं, बहुत सिंपल सा पौधा है ये। इसको अगर कोई जानता होगा, ये सरसों का पौधा है या मस्टर्ड। मस्टर्ड, सरसों का क्या होता है, सरसों से तेल निकालते हैं। सरसों का साग होता है, आप जानते हैं, सरसों से तेल, सरसों का तेल निकलता है, सरसों का साग होता है, सरसों को खा लेते हैं साग सब्जी बना के, और सरसों का तेल भी निकाल के खा लेते हैं। तो देखें वही सवाल है, इस पौधे में पत्तियां हैं, इन पत्तियों को हम सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। तो वही सरसों का साग बना लिया हमने। और इसके बीजों से, जो सरसों का बीज होता है, उससे तेल प्राप्त किया जाता है। तो कौन सा है ये है सरसों। नारियल अलग है, बंद गोभी का तेल निकलता नहीं है, पालक का तेल निकलता नहीं है, तो ये नहीं है सरसों। इसका उत्तर हो गया नंबर 3। अब आगे चलते हैं, हमारा 16वां सवाल क्या है। ये 16वां सवाल थोड़ा सा अलग है। मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है, अम्लीय होती है, उदासीन होती है, उभयधर्मी होती है? तो सबसे पहले ये समझेंगे हम। अम्लीय मतलब एसिडिक हो गया, क्षारीय बेसिक हो गया, उदासीन मतलब न्यूट्रल पानी की तरह हो गया, या उभय मतलब दोनों तरीके क्या होता है। तो ऐसा नहीं, ये काफ़ी एसिडिक होता है। जो हमारे पेट में जो जूस होता है, जिससे कि खाना पाचन में काफ़ी हेल्प करता, मतलब पाचन क्रिया को करवाता है, वो गैस्ट्रिक जूस जो है एसिडिक होता है। उसके बारे में और आगे चलते हैं, देखें क्या सवाल था। तो ये एसिडिक हो गया, एसिडिक का मतलब अम्लीय, एसिडिक। एसिडिक का मतलब अम्ल होता है। इसके अलावा होते हैं बेस, बेसिक का मतलब क्षार हो गया, और न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब उदासीन। बोलते हैं ना, क्यों आप न्यूट्रल क्यों हो भाई, किसी साइड में क्यों नहीं हो, तो आप उदासीन, एक साइड कहीं भी नहीं हो। तो इसका उत्तर हो गया डी, हो गया उत्तर। तो ये अधिक, ये करीब, इस एसिड जो होता है वो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मतलब काफ़ी ताकतवर एसिड होता है। ये काफ़ी ताकतवर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये वाला, और ये पाचन क्रिया में सहायता करता है। अब आगे चलते हैं। यह है, केंचुए को किसानों का मित्र माना गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारण को चुनिए। तो देखिए, केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है क्योंकि केंचुए भूमि में, क्यों माना जाता है केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है? क्योंकि केंचुए भूमि में उपलब्ध फसल अवशेषों को भूमि के अंदर तक ले जाते हैं और सुरंग में इन अवशेषों को खाद के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इससे भूमि की उर्वरता शक्ति या फर्टिलाइजेशन पावर जो है बढ़ती है। तो केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इसके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। केंचुए खरपतवार खाते हैं, जिससे मुख्य फसल की नहीं है, खरपतवार खा के मुख्य फसल की रक्षा तो नहीं करते हैं, तो ये तो नहीं है। केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है, बात सही है। केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो पहला वाला सही है, एक तो ए, सी और डी। तो ए सी डी ये वाला सही है। तो इसका मतलब इसका आंसर नंबर 1 हो गया, 1 नंबर जो है इसका आंसर हो गया। देखिए केंचुआ है, केंचुआ क्या करता है कि जब
जो मृत पत्तियां और पौधों को खाता है। तो केचुआ मृत पत्तियां और पौधों को खाता है। इसके बाद वो मिट्टी के भीतर घुस जाता है तो थोड़ी सी मिट्टी पोली हो जाती है, तो उसमें जो ऊपर के उर्वरक होते हैं वो नीचे की ओर चले जाते हैं, तो उससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ती है। इसलिए कई बार तो क्या होता है कि बाजार से या कहीं दूसरी जगह से केचुए खरीद के लाते हैं किसान और अपने खेतों में डालते हैं। अगला सवाल देखते हैं, 18वां सवाल। आशा कर रहा हूँ कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा और आप इसको समझ समझ के देखिए। ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपका ईवीएस सीटेट के लिए बड़े आराम से तैयार हो जाएगा। ये 18वां सवाल। 18वां सवाल कहता है कि कोई किसान उर्वरक, उर्वरक का मतलब फर्टिलाइजर्स या खाद बोलते हैं जिसे, खाद का और कीटनाशक, भाई कीड़े मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स जो है, इंसेक्टिसाइड्स कीड़े मारने की दवा, कीटनाशक, इसका उपयोग कर रहे हैं ज़्यादा आजकल लोग और बार बार धान की फसल उगा रहे हैं। ऐसा करने से क्या होगा? भाई देखिए, एक तो आप ज़्यादा फर्टिलाइजर, ज़्यादा खाद यूज़ कर रहे हो, ज़्यादा कीटनाशक कर रहे हो, तो उसमें आप क्या कर रहे हो, ज़बरदस्ती जो है, ज़बरदस्ती खेती ज़्यादा कर रहे हो और जो हमारी जो मिट्टी है उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब निकाल ले रहे हो आप जो है। भाई उसमें एक लिमिट है, उससे ज़्यादा आप नहीं खींच सकते जो है चीज़ें। तो बार बार एक ही तरीके की खेती कर रहे हो, चेंज भी नहीं कर रहे हो, तो ये सब करने से फाइनली हुआ क्या कि वो जो मिट्टी है या खेत है उसकी उर्वरता शक्ति कम हो जाएगी या बंजर की तरफ हो जाएगा, आप आगे ज़्यादा फसल नहीं ले पाओगे। देखते हैं क्या आंसर है। तो जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी? नहीं भैया, बंजर हो जाएगी हाँ। अन्य फसलों के लिए उपजाऊ? नहीं। और केवल धान? नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं, बेकार हो जाएगी आपकी जो है। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो बंजर हो जाएगी, मतलब उसकी उर्वरता शक्ति जो है कम हो जाएगी। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। ये अगला, ये एक घर है और ये घर देखिए पूरा बर्फ का बना हुआ है। इसके भीतर आप रह सकते हैं, इसमें लग रहा है सोफा भी है, बर्फ का सोफा भी है इसमें। देखिए ये वाला सोफा लग रहा है, ये वाला मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कुछ बैठने बैठने का जो हिसाब बना रखा है, कुर्सी टाइप का। तो ये एक घर है, इसको बोलते हैं इग्लू बोलते हैं इसको, और ये बर्फीली जगहों मीन्स अंटार्कटिका, ऐसी जगहों पे जो है पाया जाता है। मतलब अंटार्कटिका नहीं, अंटार्कटिका से पहले ही यहाँ पे एस्किमो लोग रहते हैं और इस घर को इग्लू बोला जाता है। पूरा बर्फ से बना होता है और आपने पढ़ा होगा, इन एस्किमो लोगों के बारे में पढ़ा होगा कि ये बर्फ़ से घर बनाते हैं, सील मछलियों का जो है शिकार करते हैं। इनके पास शिकारी कुत्ते रहते हैं जो कि बर्फ़ में बड़े आराम से स्लेज चलाते हैं। स्लेज एक खींचने वाली, एक बिना पहिए की वो होती है, पट्टी टाइप होती है लोहे की, जिसको ये कुत्ते खींच लेते हैं। तो इन कुत्तों की मदद से जो है सील वगैरह का शिकार करते हैं और ये सील का मांस जो है खाने में काफ़ी यूज करते हैं और उसी चर्बी को जला के जो है उजाला भी करते हैं अपने इस इग्लू के भीतर जो है। तो देखें इग्लू के बारे में, ये देखिए बर्फ का बना हुआ है, तो बर्फ इंसुलेटर होती है। मतलब जो बाहर, अब बर्फ तो जो 0 डिग्री पर बन जाती है, 0 डिग्री से थोड़ा कम होते ही आप बर्फ बन जाएगी, जो बर्फ या आइस बन जाएगी। लेकिन यहाँ का तापमान तो -40 डिग्री होता है, तो बाहर बहुत ठंडा होता है। बाहर मीन्स इस पूरे एटमॉस्फेयर में बहुत ठंडा होगा, तभी तो ये बर्फ बनी पड़ी है, पिघल नहीं रही। तो ये बर्फ जो बन चुकी है ये एक इंसुलेटर या हीट अवरोधक का काम करती है, बाहर की ठंड को भीतर नहीं जाने देती। और भीतर जो गर्म हो चुका है, मान लीजिए उसने सील की वसा को जला के भीतर रूम को गर्म कर दिया है, तो बाहर भीतर की जो गर्मी है वो बाहर नहीं जाएगी। तो देखते हैं इसके ऊपर सवाल क्या दे रखा है, इसको चेक करते हैं। सवाल जो है वो है
एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? भाई बर्फ से तो करते हैं क्योंकि वहां रहते हैं और बर्फ मिलती है, लेकिन बर्फ इंसुलेटर का काम करती है। तो बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, बात सही है। बर्फ मुफ्त में मिलती है मिलती तो मुफ्त में, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ, ये भी पता ही है हमको। बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती है। पानी से कोई मतलब नहीं है, ठंडी हवा और पानी को नहीं रोकती है। तो ये आंसर हो गया, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। तो इसका आंसर हो गया नंबर 1। अगर वो और भी आंसर देते हैं कि 2 और 3, तो बर्फ मुफ्त में मिलती है, बात सही है, और ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है, भी बात सही है, लेकिन मेन आंसर एक है, 1, नंबर 1 है। अब देखिए ये आ गया ताजमहल। ताजमहल को आप लोग ध्यान से देखिए। आप लोग में से बहुत सारे लोग जो है ताजमहल को देख चुके होंगे, आगरा गए होंगे। आपने देखा होगा कि ताजमहल में उतनी सफ़ेदी नहीं रह गई है। अब ये उतनी सफ़ेदी नहीं रह गई है तो क्या गंदा हो जाता है? हाँ, उसके जो संगमरमर है, उसका संगमरमर जो एटमॉस्फेयर में गैसेज हैं उनके साथ रिएक्ट करके येलोइश हो रहा है। तो बीच बीच में साफ़ करती है गवर्नमेंट उसको, लेकिन उतना साफ़ नहीं कर सकते, आपका संगमरमर ही ख़राब हो जाएगा ज़्यादा रगड़ेंगे तो कौन सी गैस है या वो कहाँ से आती है? तो आती तो इंडस्ट्रीज़ से। आगरा में पहले, आगरा फिरोजाबाद में काफ़ी इंडस्ट्रीज़ थी, तो वो इंडस्ट्रीज़ का धुआं निकलता था, वाहन का भी धुआं निकलता था। पहले वाहन तो इतने नहीं थे, लेकिन इंडस्ट्रीज़ काफ़ी थी, उन सब का धुआं निकलता था। उस धुआं में जो है उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। लेकिन इस केस में जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो रिएक्ट करता है संगमरमर से और येलोइश बना देता है इसको जो है। तो देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है हमारा, ताजमहल के पीछे पीले होने के निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? क्लोरीन? क्लोरीन से कोई मतलब नहीं, क्लोरीन है नहीं वहां पे। सल्फर? सल्फर प्योर फॉर्म में होती नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बिल्कुल सही है। नाइट्रस ऑक्साइड होती है, लेकिन इससे पीला नहीं होता है, तो ये भी आंसर नहीं, आंसर है नंबर 3। तो ये जो रिएक्ट करता है सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपका जो है, जो एयर होती है या वाटर होता है, उसके साथ रिएक्ट करके जो आपका जैसे एसिड रेन भी बनाता है, और इससे ताजमहल पे तो फ़र्क पड़ता ही है, हमारे सामान्य जन जीवन पर भी फ़र्क पड़ता है। इससे काफ़ी ज़्यादा जो है पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो इससे, इसके ऊपर गवर्नमेंट भी काम कर रही है, सभी लोग काम कर रहे हैं, जिससे कि रेजिडेंशियल एरिया में जो है कंपनी वगैरह जो है, जो प्लांट्स नहीं लगने चाहिए, प्लांट्स जो है इंडस्ट्रियल एरिया में लगने चाहिए। और इन प्लांट्स का जो उत्सर्जन होता है, इन प्लांट से जो भी गैसेस निकलती है उनको वहीं पर रोकने का कोशिश करना चाहिए। इस तरीके की मैकेनिज्म और टेक्निक्स हैं कि जो भी ये सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह निकले, इसको वहीं पर डीएक्टिवेट किया जा सकता है या उनको वहीं पर एब्जॉर्ब किया जा सकता है, और इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा जो है वायुमंडल में नहीं जाएगी, उसको वहीं पर रोका जा सकता है। तो विदेशों में इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और भारत में भी इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अब अगला सवाल, तो अगला ये 20 सवाल हो चुके, तो आज हम यहीं बंद करेंगे। और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो बना के दे सकूं, जिसको आप बड़े आराम से देख सकें। तो कल मैं लेके आऊँगा सवाल नंबर 21 से 30 तक। अगले 10 सवाल होंगे, बड़े ही इंटरेस्टिंग सवाल होंगे। तो आप इनको एक बार या 2 बार पढ़ लें, बस। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा इसको कोई रटने या याद करने की ज़रूरत है। सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और हम लोग जो है कल
फिर से जो है मिलेंगे अगले 10 सवाल लेके। आशा है आपको ये सब पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।